नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अपनी पत्नी के साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नारी शक्ति वंदन मुद्दे पर किया पलटवार। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष पर साधा निशाना। भाजपा महिला मोर्चा ने महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष के खिलाफ किया जमकर प्रदर्शन। और नोएडा श्रमिक आंदोलन पर दमन रोकने की मांग को लेकर सपा ने सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अपनी पत्नी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नारी शक्ति वंदन मुद्दे पर पलटवार किया। नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम को लेकर भाजपा और विपक्ष के बीच जारी सियासी घमासान के बीच उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। इस दौरान अजय राय अपनी पत्नी रीना राय के साथ मीडिया के सामने आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर चुनौती दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय राय ने कहा कि प्रधानमंत्री महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन अपनी धर्मपत्नी यशोदाबेन को वो सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने इसे सबसे बड़ा पाप बताते हुए कहा कि जब तक प्रधानमंत्री अपनी पत्नी को सार्वजनिक रूप से सम्मान नहीं देंगे, तब तक उनके नारी सम्मान के दावे पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अजय राय ने कहा कि वो अपनी पत्नी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए आए हैं ताकि ये संदेश दिया जा सके कि समाज और राजनीति में पत्नी का सम्मान कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने अपनी पत्नी को किनारे कर दिया और आज तक उनके साथ सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की कि प्रधानमंत्री अपने आगामी वाराणसी दौरे में यशोदाबेन को साथ लेकर आएं और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करें, तभी ये माना जाएगा कि वो वास्तव में नारी शक्ति का सम्मान करते हैं। उन्होंने नारी वंदन को छलावा बताते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर सकता तो वो देश की महिलाओं का सम्मान कैसे करेगा। अजय राय ने यह भी आरोप लगाया कि यशोदाबेन को कई मौकों पर उचित सम्मान नहीं मिला। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें कांग्रेस पर बिल को लेकर पाप करने का आरोप लगाया गया था। अजय राय ने कहा कि असली पाप वो है जब कोई अपनी पत्नी को सम्मान नहीं देता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय राय ने कहा कि जब तक प्रधानमंत्री अपनी पत्नी को साथ लेकर सार्वजनिक रूप से नहीं आते, तब तक कांग्रेस उनके नारी सम्मान के दावों को स्वीकार नहीं करेगी। ये व्यक्तिगत है। अरे जब मैं अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करूंगा, ये मेरी वाइफ है, ये मेरा व्यक्तिगत, ये हम जब समाज में काम कर रहे हैं तो पत्नी का भी अधिकार वही है। पत्नी हमारे लिए, चुनाव में लड़ता हूँ, दिन रात मेहनत करती हैं सारी। मैं नहीं रहता हूँ बनारस में, यहाँ कौन देखता है? बनारस को पूरी तरीके से अगर ये देखती हैं, हमारा पूरा परिवार देखता है इनके, इसीलिए इनके भरोसे हमारी पूरी राजनीति है यहाँ की। और अगर ये हमारा साथ नहीं देंगी तो हम राजनीति नहीं कर पाएंगे। ये व्यक्तिगत नहीं है, ये हमारा, ये समाज के लिए। जब हम समाज के लिए समर्पित हैं तो हमारा पूरा परिवार खड़ा है। ये मेरे परिवार है। जब अपने परिवार को हम सम्मान नहीं दे सकते तो नारी का सम्मान हम क्या करेंगे? वो कहते हैं कि पूरे देश के लिए हम हैं, केवल पत्नी के लिए नहीं है। नहीं, पूरी बात है। तो अगर अपनी पत्नी को हम किनारे कर देंगे तो हम देश का सम्मान क्या करेंगे? अपनी पत्नी को किनारे कर दें। सबसे पहले प्रथम हमारी पत्नी है, हमारी वाइफ है। अगर अपनी पत्नी का हम सम्मान कर रहे हैं रीना राय का, तो निश्चित तौर से हम सबका सम्मान करेंगे। यही दुनिया देखती है कि जो अपने पत्नी का नहीं हुआ, अपने बच्चों का नहीं है, अपने भाई बहन का नहीं है, वो मेरा क्या होगा? वो मेरा कभी सगा नहीं हो सकता। वो केवल जनता ठग रहा है, जनता को ठग रहा है, जनता को केवल और केवल गुमराह कर रहा है। तो सबसे पहले मेरा आग्रह है मोदी जी से कि अपनी पत्नी को, जैसे मेरी पत्नी मेरे बगल में बैठी है रीना राय, अपनी पत्नी को बैठाओ जो यशोदाबेन को, तो पूरा सम्मान ये मान लेगा देश कि आपके मन में नारी का सम्मान है, नारी के प्रति आपका भाव है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से क्या दिक्कत है?
चाहिए? कोई दिक्कत नहीं है। नारी बिल्कुल नारी शक्ति का सम्मान होना चाहिए, नारी का अभिनंदन होना चाहिए, नारी को बिल्कुल आप आगे करिए, पर सबसे पहले अपनी पत्नी को आगे करिए, अपनी पत्नी को साथ लेकर आइए। काशी के लोग चाहते हैं हमारी माँ 12 सीट हो जाती है, शायद आप पत्नी भी हो जाती है। बिल्कुल हमारी पत्नी स्वागत है, उसे कभी मैंने कहा हो, हम स्वागत करेंगे अपने परिवार का, अपनी बीवी का, अपने बच्चों का, कि वो भी आगे आएँ। बिल्कुल समाज के लिए दिन रात काम करती हैं। हमें जो आज अच्छे भोजन मिलते हैं, अच्छे हमको जो आज व्यवस्थाएं मिलती हैं चुनाव में, कहीं पर भी आज पूरा परिवार हमारा परिवार आज है, हमारे बच्चे, हमारा बेटा दिन रात जनता के बीच में, वो हमारी पत्नी का पूरा सहयोग है। आज मैं जो लखनऊ में आज पूरी ताकत के साथ काम कर रहा हूँ पूरे प्रदेश में, उसमें अगर सबसे बड़ा योगदान है तो मेरी धर्मपत्नी रीना राय का है। अगर ये जिस दिन हमारा जिस दिन इनसे ये रहेगा कि नहीं कहीं आपस में कोई तनाव है या आपस में हमारे रिश्ते खराब हैं, तो हम काम नहीं कर पाएंगे, हम मेहनत नहीं कर पाएंगे, हमारी ताकत कम हो जाएगी, हमारी ऊर्जा घट जाएगी। अक्सर मोदी जी या योगी जी से जब भी पूछा जाता है तो कहते हैं हमारे लिए देश पहले है, परिवार बाद में, देश मेरा सबसे बड़ा। नहीं, बिल्कुल देश है, पर देश परिवार भी तो, ये परिवार की देश का हिस्सा नहीं है। हम आज इनको अब इनकी मांग में सिंदूर भर के लाए हैं। हम एक महिला को ले आते हैं अपने घर में, हम अपनी पत्नी का सम्मान अगर नहीं करेंगे तो हम देश में किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं करेंगे। ये निश्चित तौर से है। इसलिए आज महिलाओं का अत्याचार अन्याय हो रहा है। आज इसीलिए आप देखो सबसे ज़्यादा व्यभिचार बलात्कार इस सरकार में भाजपा में हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर रहे। तो जब पत्नी का सम्मान आप नहीं करोगे तो आप देश के अंदर, प्रदेश के अंदर देखो छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। उसका इसके पहले आप देख लो इतना कभी कहीं हो रहा है? ये भाजपा की सरकार में पूरे देश में महिलाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार बढ़ा है। आप कभी पूरा आंकड़े देख लो पूरे देश के कि सबसे ज़्यादा अत्याचार भाजपा की सरकार में हो रहा है। आज किया गया है। नहीं, निश्चित तौर से नारी वंदन। आप देखिए मेरी पत्नी मेरे बगल में बैठी है, हल्ला बोल किसी से होगा? आप कह रहे हैं मोदी जी अपनी पत्नी को लाकर पूरे बनारस के सामने, देश के सामने खड़ा करें, बनारस वासियों के बीच में, बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाके दर्शन करें जसोदाबेन को। हमारी मांग है, हम निश्चित तौर से हम उनका सम्मान करेंगे, हम निश्चित तौर से उनके प्रति मेरे भाव बदल जाएंगे। निश्चित मैं मान लूँगा कि नारी के प्रति उनका बहुत सम्मान है, क्योंकि अपनी पत्नी का सम्मान कर रहे हैं, पूरे देश की महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। जी, मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस ने पाप किया है, ये बिल गिरा करके। नहीं, सबसे बड़ा पाप तो मोदी जी कर रहे हैं कि जो अपनी पत्नी, धर्मपत्नी को, जसोदाबेन को सम्मान नहीं दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा पाप ये है। जिस दिन इनको सम्मान आप दे देंगे, हम ये मान लेंगे कि आपने निश्चित तौर से महिलाओं के प्रति आपके मन में भाव है। जब तक अपनी पत्नी को आप सम्मान नहीं देंगे तब तक हम मान लेंगे कि सबसे बड़े अगर पाप करने वाला कोई है और सबसे ज़्यादा महिलाओं के प्रति अगर किसी के मन में अगर दुर्भावना है तो नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि अपनी पत्नी का सम्मान नहीं, शादीशुदा होते हुए भी अपनी पत्नी को शादीशुदा और एक सुहागिन का सम्मान आप नहीं दे पा रहे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष पर निशाना साधा। सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने की प्रक्रिया में बाधा डालकर विपक्ष ने देश की महिलाओं के साथ छल किया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर जश्न मनाना नारी शक्ति का अपमान है, जिसे महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेंगी। अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि संसद के बजट सत्र के दौरान 16 से 18 अप्रैल के बीच हुई विशेष बैठक में लोकसभा के 3 अहम विधेयकों पर संयुक्त चर्चा हुई। इनमें 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 प्रमुख रहा, जिसका उद्देश्य 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जनगणना और परिसीमन आवश्यक है, जो कोविड-19 के कारण विलंबित हुए। केंद्रीय मंत्री के अनुसार सरकार ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 815 करने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसके साथ ही दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों के पुनर्गठन का प्रस्ताव भी शामिल है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर विपक्षी दलों में मतभेद सामने आए। समाजवादी पार्टी ने धर्म आधारित आरक्षण की मांग उठाई। डीएमके ने दक्षिण भारत के राज्यों के हितों को लेकर चिंता जताई, जबकि कांग्रेस ने परिसीमन प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। सरकार की ओर से कहा गया कि सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व संतुलित रखा जाएगा।
उन्होंने कहा कि राजनीतिक सहमति न बनने के कारण फिलहाल महिलाओं को 33% आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया अधूरी रह गई है। उन्होंने इसे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में अहम कदम बताया और विपक्ष पर आरोप लगाया कि उनकी असहमति से देश की महिलाओं में नाराजगी बढ़ सकती है। 16, 17, 18 अप्रैल 2026 को जो हमारा बजट सत्र था उसको एक्सटेंड करके स्पेशल सिटिंग की परमिशन लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के चेयरमैन साहब ने दी। उसके तहत 16 अप्रैल को हम लोकसभा में एक अमेंडमेंट लेकर के आए जिसको हम कहते हैं 131वां संविधान संशोधन विधेयक, जिसके तहत हमारी लोकसभा की सीटें बढ़नी थी। जो एग्जिस्टिंग सीट थी उसके जस्ट 50% एंड अबाउ एक फॉर्मूला था जिसके तहत सीटें बढ़नी थी। और जब जो बढ़ी हुई सीटें और एग्जिस्टिंग सीटों को जोड़ने के बाद जो संख्या आ रही थी वो 815 आ रही थी। अभी वर्तमान में 543 हमारी लोकसभा की सीट है। 272 की हम बढ़ोतरी कर रहे थे, 815 आ रही थी और 815 का हम तब 33% निकालते हैं तो वो 272 आता है। तो 272 सीटें लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाती। ये संविधान का संशोधन था, ये संविधान का संशोधन था। और 2029 के बाद जितने भी विधानसभाओं के चुनाव होने वाले थे उनमें भी इसी फॉर्मूले के तहत विधानसभाओं की सीटें बढ़ने वाली थी। और उसके साथ एक दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में चूंकि वो विधानसभा है और वो सीधे होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, इसलिए पहले वाला जो अमेंडमेंट था वो मेरे मंत्रालय लॉ एंड जस्टिस का था। दूसरे वाला अमेंडमेंट गृह मंत्रालय का था, मतलब गृह मंत्री जी का अमेंडमेंट था वो। और एक तीसरा बिल था जो मेरे मंत्रालय से संबंधित था जिसको हम परिसीमन बिल कहते हैं, विधेयक, डिलिमिटेशन बिल। वो डिलिमिटेशन जो बिल है उसके तहत ये प्रावधान है कि चीफ जस्टिस जितने भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनमें से किसी एक को नामित करते हैं। उसमें प्रावधान है बिल में कि या तो सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी को भी नामित करें भी ये रहेगा, वो तो चेयरमैन होता है। और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर, दोनों में से एक होता है, वो भी नामित कर सकते हैं, खुद भी रह सकते हैं, नहीं तो एक इलेक्शन कमिश्नर, उनके दो और हैं साथ में, उनमें से किसी एक को रख सकते हैं। और जब वो राज्यों में जाता है डिलिमिटेशन कमीशन, तो उस राज्य का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर उसका मेंबर होता है। 5 MP उस राज्य के एसोसिएट मेंबर होते हैं, 5 MLA उस राज्य के MLA और MLC एसोसिएट मेंबर होते हैं। यही प्रावधान जब जब डिलिमिटेशन हुआ है इस देश में तब तब रहा है और इसी प्रावधान के तहत ही हम बिल लेकर के आए थे। और ये विपक्ष के लोगों ने विशेष करके अलग अलग स्टैंड लेकर के, जैसे समाजवादी पार्टी स्टैंड बदल दिया, वार्ता करी तब तो अलग बात थी कि बोला ठीक है, और जब चर्चा में आया तब कहा कि मुस्लिम महिलाओं को रिजर्वेशन दीजिए, तो वो तो संविधान में प्रावधान ही नहीं है। प्रियंका जी कह रहे हैं, एक मिनट, उसके बाद DMK ने कहा कि दक्षिणी राज्यों को नुकसान होगा। हमारे गृह मंत्री जी ने खड़े होकर के कहा कोई नुकसान नहीं होगा, जो ताकत आज है, मैंने भी कहा जो ताकत आज है वही ताकत बनी रहेगी दक्षिणी राज्यों की। और किसी ने कोई स्टैंड लिया, किसी ने कोई स्टैंड लिया, और महिलाओं को अधिकार जो मिलने वाला था लोकसभा और विधानसभाओं में उसको गिरा दिया। गिराने के बाद वो जश्न मनाने लगे। आश्चर्य हुआ हमें कि भाई महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलने वाला था। 1927 से ही महिलाएं प्रयास कर रही थी इस देश में। 1927 में पहली बार एक पुणे में वुमेन कॉन्फ्रेंस हुई राष्ट्रीय स्तर की, उसमें प्रस्ताव पास किया। आज़ादी के बाद जब संविधान सभा में संविधान बन रहा था तब इसमें बहस हुई। 73-74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, तब भी ये विषय था। अब जब अधिकार मिल रहा था तब उन्होंने मातृशक्ति के विरोध में मत किया
और मत करने के बाद वो जश्न मनाने लगे, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। मोदी जी को जिस तरीके से आतंकवादी कहा। एक मिनट ये अलग विषय आ गया, ये अलग विषय आ गया। आप क्या पूछ रहे हैं? मंत्री जी, बात की तो प्रियंका गांधी कह रही हैं कि जो जाति जनगणना थी इसके बाद से अगर नारी शक्ति अधिनियम लाते तो बेटर था। तो हमने क्या उनको समझाने की उस समय भी कोशिश की, और आप भी जब आवे तो प्रश्न करना। वो कह रही है कि 2023 के बिल को लागू कर दो। 2023 के बिल में ही प्रावधान है सेंसस, और सेंसस के बाद डिलिमिटेशन, तो उसी का ही तो अमेंडमेंट लेकर के आए थे। मंत्री जी, आपत्ति है मंत्री जी? नहीं, उनको आपत्ति नहीं थी। मेरा एक सवाल, मातृ शक्ति को जो हक मिलने वाला था उसके खिलाफ काम किया उन्होंने। मंत्री जी, हाँ, आप कुछ पूछ रहे हैं ना? आप कुछ सवाल इधर से था। हाँ, बोल। सर, कानून मंत्री हैं, आप बेहतर बता सकते हैं। अब जबकि आपको पता चल गया, सरकार को पता चल गया कि वो लोग तैयार नहीं है डिलिमिटेशन पे, तो क्या डिलिमिटेशन तो होगा भाई साहब। वो ठीक है, डिलिमिटेशन जब होगा अपने तरीके से, लेकिन महिलाओं को 33% मैं क्या कह रहा हूँ, लेकर मैं क्या, आपकी सरकार मैं कटिबद्ध है। मैं हाँ, कटिबद्ध। 743 में से नहीं दिया जा सकता इसको लेकर? उसी में तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा ना साहब। नहीं, हाँ, अगर इसमें इसी हाँ, उसमें ही अमेंडमेंट करना पड़ेगा। इसका कोई प्रावधान नहीं है। नहीं, हमें अमेंडमेंट ही करना पड़ेगा। बिल है ना वो तो। आप ले आइए। एक मिनट, अरे नहीं, 5, अरे सुनो तो सही, अरे एक मिनट सुनो आप, मैं बता रहा हूँ। 543 को लागू करने के लिए भी तो अमेंडमेंट लेना पड़ेगा। कहाँ तैयार है? तैयार नहीं है, नहीं है तैयार नहीं है वो कह रहे हैं हम किसी भी तरह का अमेंडमेंट नहीं लाने देंगे और डिलिमिटेशन नहीं बनाने देंगे। वो भी डिलिमिटेशन एक्ट के साथ आएगा, वो भी डिलिमिटेशन एक्ट के साथ आएगा। वो तैयार नहीं है, वो महिलाओं के विरोध में बोल रहे हैं जी, वो महिलाओं के विरोध में बोल रहे हैं, तैयार नहीं है वो। ममता जी कह रही हैं बंगाल में कि हम जीत जाएंगे तो दिल्ली छीन लेंगे। वो तो अभी पता चलेगा, बंगाल का रिजल्ट आएगा। ममता जी की सत्ता जारी है, मोदी जी को आतंकवादी। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। एक प्रधानमंत्री जी को आतंकवादी कहना, और वो भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा, हम घोर निंदा करते हैं। खड़गे जी को माफी मांगनी पड़ेगी। भाजपा महिला मोर्चा ने महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने शहर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों महिलाओं ने जन आक्रोश रैली निकालकर विपक्षी दलों के खिलाफ नारेबाजी की और बिल को जल्द पारित करने की मांग उठाई। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव के खिलाफ जमकर नारे लगाए। महिलाओं को दे सम्मान, आरक्षण बिल पास करो जैसे नारों से काशी की गलियां गूंज उठी। महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कहा कि महिला आरक्षण बिल महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए बेहद जरूरी है। इसे रोकना या इसमें देरी करना महिलाओं के भविष्य के साथ अन्याय है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के रवैये के कारण लाखों महिलाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। इस दौरान भाजपा नेत्री पूजा दीक्षित ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दल सिर्फ अपने परिवार की महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जबकि आम महिलाओं के हित की अनदेखी कर रहे हैं। इस दौरान गुस्साई महिलाओं ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी का पुतला दहन किया। पुतले को उन्होंने विरोध स्वरूप चूड़ी भी पहनाई। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से मांग की कि महिला आरक्षण बिल को जल्द से जल्द संसद में पारित कराया जाए ताकि महिलाओं को उनका हक मिल सके। भैया ऐसे हो जाएगी। कि भारत देश हमेशा नारी वंदन के लिए जाना गया है, नारी शक्ति के लिए जाना गया है, और इस बिल को पास न होना विपक्ष का एकदम सीधी मानसिकता दिखाती है कि उनको राष्ट्र से प्रेम नहीं है, परिवार से प्रेम है। और जहां पे नारी की बराबरी की बात होनी चाहिए इस देश में, वहां पे ये बिल अगर पास होता तो जो समानता प्रधानमंत्री चाह रहे थे कि पुरुष और महिला एक समान आके विधानसभा और संसद में अपनी भागीदारी देंगे, देश के नेतृत्व में अपनी बात रखेंगी, तो ये ना होने का कारण सिर्फ यही है कि वो जो विपक्ष में बैठा हुआ है, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, जो चाहता है कि उनके परिवार की ही महिलाएं आगे बढ़े। ये सोच के खिलाफ हम सब महिलाएं उतरे हैं और इसका बरजोर हम लोग
प्रदर्शन करेंगे, इसके अगेंस्ट हम खड़े होंगे, क्योंकि अगर आप हम लोग को सामने नहीं आने देंगे, आप हमें बढ़ने नहीं देंगे, तो आप आधी आबादी की आवाज को दबाने की आप पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। उन लोग की तो हमेशा हर एक कहानी में कोई ना कोई अपने प्रधानमंत्री और भाजपा को लपेटने की बात होती है, लेकिन बिल का एक समय होता है और बिल पारित होने का काफी दिनों से चर्चा में था। अगर ये बिल इस समय आ रहा है तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी गलत बात थी। अगर कभी भी आया, अगर उनकी मानसिकता अच्छी होती तो उसको पास होने देते। बंगाल का चुनाव और अन्य चुनाव तो हम आते ही रहेंगे, लेकिन ये बिल तो आजीवन महिलाओं के समर्थन में होता। देखिए, ये पुरुष प्रधान समाज है और पुरुष प्रधान समाज में हमेशा से महिलाओं को बहुत दबाया गया है। ये कोई आज की बात नहीं है। अगर मोदी जी ये बिल लेकर के आ रहे थे तो उनकी विचारधारा में कहीं ना कहीं ये बात थी, और केवल अभी से ही नहीं, आप ये देखिए कि शुरू से जितनी भी योजनाओं का शुभारंभ किया गया उसमें ज्यादातर भागीदारी महिलाओं की ही रही। और हमेशा से मोदी जी का ये सोचना था कि महिलाओं को भी समानता का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने ये कहा भी उस दिन संसद में कि हम उनके लिए ये बिल ला करके उनके ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, ये उनका अधिकार था, उन्हें उनका अधिकार दिया जा रहा है। लेकिन पुरुष प्रधान समाज है, विपक्ष को कहीं ना कहीं इसमें बहुत डर भय उन्हें लग रहा था कि कहीं महिलाएं हमारी बराबरी न करने लगे। अगर वो हमारी बराबरी करने लगेंगी तो मेरा क्या होगा, मेरे घर की महिलाओं का क्या होगा, फिर हम कैसे राज्य कर पाएंगे। इस तरह की तमाम तरह की बातें विपक्ष के पास रहती हैं। उनकी इसी प्रकार की मानसिकता है और इसी को लेकर, इसी मानसिकता के चलते हुए उन्होंने ये बिल पास नहीं होने दिया। नोएडा श्रमिक आंदोलन पर दमन रोकने की मांग को लेकर सपा ने ज्ञापन सौंपा। नोएडा में हुए श्रमिक आंदोलन के बाद प्रदेश में जारी कथित दमनात्मक कार्रवाई के विरोध में समाजवादी मजदूर सभा ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। संगठन ने राज्यपाल से हस्तक्षेप कर श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और कानून का राज स्थापित करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि शासन, प्रशासन और प्रबंधन की नीतियों के चलते वर्षों से श्रमिकों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। कम मजदूरी, 12 घंटे तक कार्य अवधि, साप्ताहिक अवकाश की कमी और सामाजिक सुरक्षा के अभाव जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। संगठन का आरोप है कि नए श्रम कानूनों के जरिए मजदूरों के अधिकार कमजोर किए जा रहे हैं। समाजवादी मजदूर सभा ने कहा कि इन परिस्थितियों के बीच नोएडा में श्रमिकों का आंदोलन स्वाभाविक था, लेकिन इसके बाद पूरे प्रदेश में दमनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई। ज्ञापन में लखनऊ स्थित जन चेतना पुस्तक केंद्र पर छापेमारी, वरिष्ठ पत्रकार सत्यम वर्मा को हिरासत में लेने और ट्रेड यूनियन नेताओं को नजरबंद किए जाने जैसे मामलों का भी उल्लेख किया गया। संगठन ने आरोप लगाया कि आंदोलन को बदनाम करने के लिए पाकिस्तानी कनेक्शन और अर्बन नक्सल जैसे निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को श्रमिक से मिलने से रोके जाने को भी लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया गया। आज देखिए, नोएडा में जो मजदूर कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहे थे, लंबे समय से अपने पैसे को मांग रहे थे और उनका पैसा नहीं मिला और उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ और जबरन उनको ले जा करके जेल में बंद कर दिया गया। और यहाँ तक जब हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय माता प्रसाद पांडे जी जब गए मिलने, अन्य दल के भी लोग जब गए मिलने, तो उनको मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। अब ये बताइए, मेरी मांग यही है कि मनरेगा मजदूर एक साल में 365 दिन होता है, तो उनको 300 दिन काम दिया जाए। 70-75 दिन काम अगर आप उनको दे रहे हैं, 70-75 दिन से काम, तो वो पेट परिवार नहीं चल पाएगा। और 212 रुपया उनको रोज की मजदूरी दे रहे हैं, उनकी भी कम से कम 26,000 रुपया बढ़ा करके मासिक वेतन किया जाए और उनको भी 300 दिन काम दिया जाए। मेरी मांग सरकार से यही है कि मजदूरों के साथ सौतेला व्यवहार न किया जाए। पूरे भारत में मजदूरों को 8 घंटा दिया जाए। अब आप ये याद करिए कि संसद भवन से लेकर दिल्ली से लेकर भारत की कोई भी इमारत है बिना मजदूर का तैयार नहीं हुआ और उनका पैसा नहीं मिला और उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ और जबरन उनको ले जा करके जेल में बंद कर दिया गया। और यहाँ तक जब हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय माता प्रसाद पांडे जी जब गए मिलने, अन्य दल के भी लोग जब गए मिलने, तो उनको मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। अब ये बताइए, मेरी मांग यही है कि मनरेगा मजदूर
एक साल में 365 दिन होता है तो उनको 300 दिन काम दिया जाए। 70-75 दिन काम अगर आप उनको दे रहे हैं, 70-75 दिन से काम, तो वो पेट परिवार नहीं चल पाएगा। और 212 रुपया उनको रोज की मजदूरी दे रहे हैं, उनकी भी कम से कम 26,000 रुपया बढ़ा करके मासिक वेतन किया जाए और उनको भी 300 दिन काम दिया जाए। बीएचओ कार्यक्रम में पहुंचे सांसद मनोज तिवारी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला बोला। मनोज तिवारी ने वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल की राजनीति पर तीखा हमला बोला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय कला मंच कार्यक्रम में पहुंचे मनोज तिवारी ने कहा कि राज्य में बदलाव का समय आ गया है और मौजूदा सरकार से जनता का भरोसा उठ चुका है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता दीदी का हालिया बयान सुनकर लगता है कि उनका सिस्टम हिल गया है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में अब ऐसी सरकार बनेगी जो सभी वर्गों के साथ समान व्यवहार करेगी। उनका ये बयान अब वहां काबा नहीं मां काली की पूजा होगी खासा चर्चा में रहा। मनोज तिवारी ने कहा कि मां, मानुष और माटी के नारे के साथ सत्ता में आई सरकार आज जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था कमजोर है और लोगों को अपने धार्मिक कार्यों में भी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि त्योहारों के आयोजन में बाधाएं डाली जाती है और जनता भय के माहौल में जी रही है। अब राज्य की जनता बदलाव चाहती है और आने वाले समय में भाजपा सरकार बनने की संभावना है। इस दौरान मनोज तिवारी ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कथित फर्जी वीडियो और तस्वीरों को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि एआई तकनीक का गलत इस्तेमाल कर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। ज़्यादा होना पड़ेगा। भैया क्या चुनाव पे कैसा अरे अभी तो राष्ट्रीय कला मंच का कार्यक्रम है और देखिए कला से बढ़ के कुछ नहीं है। बोलने की कला, चलने की कला, बैठने की कला और बहुत उसके बाद भी परफॉर्मिंग आर्ट, दृश्य कला, मंच कला। तो ये कला संगीत साहित्य के विहीन साक्षात पुक्ष विषाणहीन पशु, बड़ा कड़ा लिखा गया है हमारे शास्त्रों में। तो कला को समर्थन देने के लिए और इन हमारे राष्ट्रीय कला मंच ने जो ये ऑर्गेनाइज किया है उसमें भाग लेने के लिए मैं चुनाव छोड़ के आ रहा हूँ। हाँ सर, क्या माहौल था, क्या देखा आपने वहाँ पे इस समय, क्या वातावरण पूरे बंगाल का है? पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अब बढ़त बनाने लगी है और कल चुनाव पहला दौर का है, 23 को, फिर 29 को है। और पश्चिम बंगाल में जो हम अभी तक हमने 25 सभाएं की हैं, फिर कल जाऊंगा, तो हमारी नज़र में देखें तो जो सर्वे रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट तो ये कह रहा है कि नेक टू नेक अभी है, लेकिन मेरी नज़र में हम लोग 15-20 सीट आगे इस समय चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि बदलेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ जी भी सभा किए हैं, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी ने हमला करते हुए कहा यहाँ बुलडोजर नहीं रोलर चलता है, यहाँ चपटा कर दिया जाता है। तो किस तरह देख रहे हैं? अभी हम थोड़ी देर में वहाँ का रोड भी दिखाने वाले हैं, तो भैया रोडवे देख लिया तो आपको बताते हुए मुझे दुख हो रहा है कि वहाँ सड़क में आपको लगेगा ही नहीं कि सड़क में गड्ढा है, ये गड्ढे में सड़क वाली स्थिति है। और मैं थोड़ी देर में उसको डाल रहा हूँ। वहाँ कहते थे ना कि माँ, माटी, मानुष, इसके लिए सरकार बन रही है, सब रो रहे।
और इस समय जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है उसमें परिवर्तन निश्चित करके लोग देंगे। ममता दीदी का थोड़ा सा वाणी सुनिएगा तो ऐसे भी लगता है कि थोड़ा सा इसमें हिला हुआ है सब कुछ सिस्टम। तो हमें तो उससे मतलब नहीं, हमें पश्चिम बंगाल को एक ऐसी सरकार देनी है जो सभी का ध्यान रखे, भेदभाव न करे, जो पहले से चले। वहाँ पे जो वहाँ ट्रेडिशनल भोजन है माछी भात वो भी ट्रेंड कर रहा है इस चुनाव में, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो, हर राज्य की अपनी अपनी स्थिति होती है। बीजेपी कभी नहीं बोलती कि तुम ये खाओ, ये पहनो, ये मत खाओ, ये मत करो। एक हमारा विरोध उनसे रहता है जो गौ माता की रक्षा में आड़े आते हैं, उसके अलावा हमारा किसी से क्या मतलब। और योगी जी की तो आप देखेंगे इतने डर गए हैं कि योगी जी के स्टेटमेंट को एडिट करके गलत दिखाते हैं, आपने सुना होगा ना। तो योगी जी जैसा एक सनातनी विद्वान और परम सक्सेसफुल, परम सफल मुख्यमंत्री, उनकी एक बात को यहाँ से लेके वहाँ, इससे क्या उनका कल्याण होगा? सब लोग, ये सोशल मीडिया की दुनिया तुरंत पता चल जाती है। तो योगी जी ने वहाँ पूरा सबको बता दिया है कि दिल में काबा नहीं, दिल में काली है। अच्छा, विवेकानंद जी वाला जो स्टेटमेंट बताया हो, क्या वो एडिट करके डाला हाँ भाई, अब पूरा, अब तो हम लोगों ने पूरा डाल दिया है। हालांकि हम लोगों को प्रचार करने से फुर्सत नहीं, लेकिन योगी जी ने स्वामी विवेकानंद जी की अलग चर्चा की है और हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की अलग चर्चा की है। दोनों को एडिट करके अब क्या है, देखो, आप भाजपा और योगी जी के खिलाफ और क्या देंगे, मोदी जी के खिलाफ और क्या देंगे। तो आजकल वही फेक आईडी पे अभी मैं देख रहा था कि कोई हमको मछली खाते हुए दिखा रहा है। मेरा खाने पे कोई प्रतिबंध बीजेपी नहीं लगाती, लेकिन मैंने कहीं मछली नहीं खाई, लेकिन उसको आप देखो AI से दिखा दिया गया है। अभी मैं देख रहा था, बल्कि एक मेरा दोस्त बहुत व्याकुल हो गया, तो मैंने उसको कहा कि अरे भैया, इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो, मैं आप सबको दिखा दूं। देखिए एक फ़ोटो चल रही है, ये देखिए, और चला रही है समाजवादी पार्टी। अब आप सोचो, इस चेहरे को ध्यान से देखोगे तो भी लग जाएगा कि मनोज तिवारी का चेहरा असली नहीं है, और पूरा माला वाला पहने, पटका पहने। तो ये है, फ्रस्ट्रेशन का इंतहा हो गया है। तो भैया, हम लोग सीधा मनई हैं, सीधा सीधा बात जानी ले, सीधा सीधा बात करी ले। पश्चिम बंगाल में अब तो देखो, मैं काशी में हूँ, तालवे हम बोलছি कि भाजपा আসছে और टीएमसी যাচ্ছে। अच्छा, अल्लाह सवाल गौ रक्षा की आपने बात की, अभी मुक्तेश्वर शंकराचार्य गौ माता की बात करते हैं, मनाली, क्या उस पर बीजेपी काम कर रही है? हम गौ रक्षा के लिए कितने कड़े कड़े कानून बना चुके हैं, और मैं क्या बताऊं, भारतीय जनता पार्टी मतलब गौ रक्षा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में अर्थ डे पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज शाखा में अर्थ डे के अवसर पर विद्यालय प्रांगण में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद द्वारा स्वामी जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। बच्चों ने नाट्य मंचन, पोस्टर प्रस्तुति और नृत्य के जरिए प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण, ग्लोबल वार्मिंग, वायु गुणवत्ता और पर्यावरण सुरक्षा जैसे गंभीर विषयों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। साथ ही धरती पर बढ़ते प्रदूषण और उसके खतरों के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने बच्चों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें प्रकृति के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। वहीं प्रधानाचार्य रचना अग्रवाल ने पर्यावरण क्षति, जलवायु परिवर्तन और धरती पर मंडरा रहे संकटों पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को उनके कर्तव्यों के प्रति सचेत किया और पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय भागीदारी हेतु प्रेरित किया। कार्यक्रम में विद्यालय की कोऑर्डिनेटर बीना उपाध्याय सहित अन्य शिक्षकगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन रेखा यादव ने किया।
land is dirty and factory is making smoke. This is windmill make electricity with the help of wind. This is solar panel. Solar panel does not make electricity. Make electricity with the help of I studied in class 3rd. Today I am going to speak about हम सब रहते हैं इसमें कई सारे देश ये हमारी प्यारी धरती इस पे पेड़ लगाओ धरती बचाओ और पानी को स्वच्छ बनाओ My name is Darsh Patel from class 4th. This is the model of Save Earth. In the center, these two hands are holding our planet Earth. It says Save Earth. It means to care our planet and plant more trees. In the left side, the rain is falling from the clouds and falls into the roof of the house. And it goes into a big tank short pipe. So we can use this water for plant, farming and for animals. पेड़ लगाओ धरती बचाओ आज हमारे विद्यालय में हमने हर साल की भांति इस साल भी 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट किया। हमारे बच्चों ने नृत्य नाटिका, लघु नाटिका, स्पीच, मॉडल के द्वारा पृथ्वी को हम कैसे बचाएं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, ये बच्चों को और सबको बताया गया। बच्चों ने किस तरह की प्रस्तुति नृत्य नाटिकाओं में क्या दर्शाया गया था? बच्चों ने बताया कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, पेड़ों को ना काटें, कैसे पानी को बचाएं और भी चीजों के द्वारा, मॉडल के द्वारा उन्होंने पृथ्वी को बचाने का संकल्प लिया। क्रिकेटर रिंकू सिंह अपनी मंगेतर संग बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर गंगा आरती में शामिल हुए। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह अपनी मंगेतर और सांसद प्रिया सरोज के साथ काशी पहुंचे, जहां दोनों ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। करीब 30 मिनट तक आम श्रद्धालुओं की तरह मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वे गंगा द्वार से बाहर निकले। इसके बाद रिंकू सिंह और प्रिया नाव के जरिए दशाश्वमेध घाट पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध गंगा आरती में भाग लिया। दोनों श्रद्धालुओं के बीच बैठकर करीब 45 मिनट तक आरती का आनंद लेते रहे। मंदिर दर्शन के लिए दोनों काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे और गेट नंबर 4 से प्रवेश किया। दर्शन के दौरान रिंकू सिंह को देखकर बड़ी संख्या में प्रशंसक सेल्फी लेने के लिए उमड़ पड़े। हालांकि सुरक्षाकर्मियों ने दोनों को सुरक्षित नाव तक पहुंचाया। गंगा आरती के बाद गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया कि दोनों ने मां गंगा का विधिवत पूजन अर्चन किया। संस्था की ओर से उनका स्वागत कर रुद्राक्ष माला, प्रसाद और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। साथ ही उन्हें देव दीपावली में शामिल होने का आमंत्रण भी दिया गया।
आरोग्यादि आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं भारा घटं हस्ताभ्याम हस्तो वृक्षाल नमः। आज की महाआरती में कौन शामिल हुए थे? आज भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयर श्री रिंकू सिंह जी अपने पत्नी के साथ, जो कि सांसद हैं, उनके साथ काशी के दशाश्वमेध घाट पर उनका आगमन हुआ। गंगा सेवा निधि द्वारा भगवती माँ गंगा की जो दैनिक महाआरती होती है उसमें वो सम्मिलित हुए और उन्होंने भगवती माँ गंगा का वैदिक रीति से पूजन किया और घाट पे ही बैठ करके पूरी आरती का दर्शन किए। आरती के बाद संस्था द्वारा उनका सम्मान किया गया, जिसमें रुद्राक्ष की माला, अंगवस्त्रम, प्रसाद और मोमेंटो देकर के उनका सम्मान किया गया। और आरती देख करके वो काफ़ी प्रसन्न थे और उनको हम लोगों ने आगामी देव दीपावली के लिए भी आमंत्रण दिया है। तो उन्होंने बोला है कि जी हम प्रयास करेंगे कि देव दीपावली महोत्सव जो होता है उसका भी अवलोकन वो करें। गर्मी में राहत देने की पहल के साथ सपा नेताओं ने छाछ का वितरण किया। बढ़ती हुई भीषण गर्मी को देखते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश सचिव पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ अधिवक्ता किशन सेठ तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष संत नरहरि चेतना मंच के नेतृत्व में नीचीबाग मैदागिन क्षेत्र में जनमानस को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से छाछ एवं जूस का वितरण किया गया। इस दौरान किशन सेठ ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा जनता के साथ खड़ी रहती है और किसी भी आपदा या कठिन परिस्थिति में लोगों की मदद के लिए तत्पर रहती है। उन्होंने बताया कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए आम लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष सेठ ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। साथ ही नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर ठंडे पानी के टैंकर लगाए जाने की भी मांग की गई। शहर दक्षिणी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी किशन दीक्षित ने कहा कि तेज धूप और गर्मी से आम जनता काफी परेशान है, ऐसे में सरकार को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में मनोज सिंह, दीपेश सेठ, अमन सेठ, स्वर्णकार, यशराज सिंह एवं संतोष कुमार मिश्रा सहित कई लोग उपस्थित रहे। आज हम लोग गर्मी को देखते हुए लगातार दूसरे दिन कल हम लोगों ने जिला मुख्यालय पर गन्ना वितरण किया था, गन्ना जूस, और आज जो है छाछ वितरण जो है नीची बाग में किया जा रहा है। जिस तरह से ये तपन है, आम जनमानस के लिए समाजवादी पार्टी निरंतर जनता के हित के लिए खड़ी रहती है और सेवा भाव करते रहते हैं हम लोग। आज समाजवादी पार्टी के सभी लोग, हमारे किशन दीक्षित जी, आशीष सेठ जी, शैलेंद्र सिंह जी, दीपेश सेठ जी, अमन सोनी जी, सब लोग साथी जो है सोनार समाज के साथी आज दक्षिणी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी आदरणीय किशन दीक्षित जी के नेतृत्व में मनोज सिंह जी है, सभी लोग हम लोग आम जनता के बीच में जो छाछ वितरण करना काम कर रहे हैं ताकि गर्मी से राहत मिल सके। बीएचयू संविदा कर्मियों का धरना 14वें दिन जारी रहा। 2 महिला कर्मियों की तबियत बिगड़ी। बीएचयू में संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का स्थायीकरण की मांग को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना 14वें दिन भी जारी रहा। भीषण गर्मी और कठिन परिस्थितियों के बावजूद कर्मचारियों का हौसला कायम है और वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग पर डटे हुए हैं। धरना स्थल पर मौजूद कर्मचारियों ने कहा कि वे वर्षों से विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं, इसके बावजूद उन्हें स्थायी दर्जा नहीं दिया जा रहा, जो उनके साथ अन्याय है। उन्होंने प्रशासन से जल्द समाधान निकालने की मांग की है। पिछले 2 दिनों से तापमान 43-44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से धरने पर बैठी 2 महिला कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ गई। दोनों को तत्काल विश्वविद्यालय के अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद भी कर्मचारी अपने साथियों के समर्थन में डटे हुए हैं। कर्मचारियों के 5 प्रतिनिधियों ने वाइस चांसलर से मुलाकात कर अपनी मांगे रखी। कर्मचारियों ने बताया कि वे तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर लंबे समय से कार्यरत हैं और उन्हें स्थायी किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने आगामी जूनियर क्लर्क परीक्षा को लेकर भी आपत्ति जताई।
हालांकि प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया कि भर्ती प्रक्रिया और नियमितीकरण अलग अलग विषय है। इस मामले में एक समिति गठित की गई है जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा। साथ ही तय परीक्षाएं अपने निर्धारित समय पर कराने की बात कही गई। धरना दे रहे कर्मचारियों ने प्रशासन के रुख पर असहमति जताते हुए कहा कि लगभग 1200 कर्मियों के भविष्य को सुरक्षित किए बिना नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करना उचित नहीं है। उन्होंने पहले स्थायीकरण की नीति लागू करने की मांग दोहराई। कर्मचारियों ने साफ किया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो वे आमरण अनशन जैसे कदम उठाने पर मजबूर होंगे। हम लोग शांतिपूर्वक हम लोग गए। हम लोग का मतलब 8 बजे हम लोग का स्टार्ट हुआ मीटिंग, बातचीत स्टार्ट हुई और उसके बाद हम लोग का ये नियमितीकरण जो था, हर वर्ग के लोग हैं, तृतीय चतुर्थ श्रेणी की सारी अपने बातें हमने कहे, सारे हम लोग ने रखा। और ये जूनियर क्लर्क की परीक्षा होने वाली है, उस संदर्भ में हम लोग बोले कि सर हम लोग का इतने साल कार्य करते हो गए, हम लोग के लिए कुछ सर सोचिए या जो भी सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने बोला कि हम लोग ने कमेटी बनाई रखी है, उसके अनुरूप जो भी होगा भविष्य में किया जाएगा। संदर्भ में भी हम लोगों ने बातचीत की थी। हम लोगों ने यही बात रखी कि किसी भी तरीके की परीक्षा अगर हर कैडर की होती है तो उसको रोक करके पहले हम लोग जो यहाँ 1200 लोग हैं तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लोग, उनका पहले कंफर्मेशन किया जाए, एक पॉलिसी बनाई जाए जिसके लिए यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। उसके बाद आप किसी की भी परीक्षा कराइए, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन पहले समायोजित हमारे जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारीगण हैं उनका पहले होना चाहिए। क्या बोले होगा क्या? उनका ये कहना हुआ कि दोनों चीजें अलग अलग हैं। इस मुद्दे पे हम लोगों ने बात भी रखी कि किस तरीके से, तो उनका वो सुनना नहीं हो पाया और उसको उन्होंने कि ये चीजें रिक्रूटमेंट अलग है और रेगुलेशन अलग है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि जो वाइस चांसलर ने आपसे ये चीज कहा, तो क्या ये सही चीज है या गलत है? अगर ये सही होता तो शायद आप लोग धरना अपना समाप्त कर। बिल्कुल, ये आप खुद ही कह रहे हैं और खुद ही समझ रहे हैं हमसे बेहतर। तो हम चाहते हैं कि आप भी कुछ बताइए ना, क्योंकि बाकी भी मीडिया जानना चाह रही है। कल से लोग परेशान हैं कि क्या आप लोग की बात हुई थी, आप लोग तो कोई निर्णय नहीं आया। निर्णय यही है कि पहले हमारा समायोजन किया जाए, उसके बाद ही किसी भी तरीके का एग्जाम कराया जाए। और अगर मान लीजिए कि ये जो आने वाला एग्जाम है अगर वो होगा तो आगे आप लोग की रणनीति क्या होगी? हम लोगों ने हम लोग वही सबके लिए लड़े हैं, हम लोग तृतीय चतुर्थ के लिए खड़े हैं। एग्जाम हो तब भी हम लोग डटे रहेंगे। अभी आपके धरना अनवरत कब तक चालू रहेगा? जब तक हम लोग हल नहीं होगा, जब तक इसका कोई हल नहीं आता, कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं देती है। अगर आवश्यकता पड़ती है तो आने वाले समय में हम लोग आमरण अनशन के लिए भी तैयार हैं। आप पिछले 2 दिन से आपके महिलाएं भी जो है 43-44 डिग्री पारा चल रहा है, 2 महिलाएं जो है एडमिट हुई हैं, इस संदर्भ में क्या कहेंगे? मैं उन्हें सल्यूट करूंगा कि ऐसी गर्मी में भी वो तपती हुई यहाँ बैठी हैं और प्रशासन ना देख पा रहा है, ना सुन पा रहा है, ना कुछ कह पा रहा है इस मामले में। बस वो हमें तोड़ना चाह रहा है। कल भी प्रशासन हमें तोड़ना ही चाह रहा था, पर हमारी यूनिटी को देखते हुए प्रशासन हार गया है और आगे आने वाले समय में हमारी जीत होगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्न है, तो क्या काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाइस चांसलर जो कि यहाँ पर एक एम्प्लॉय भी रह चुके हैं IIT में, तो उनको ये दर्द पीड़ा नहीं समझ में आ रही है क्या? साहब काफी सुलझे हुए हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारे विधि साहब काफी सुलझे हुए अच्छे व्यक्ति हैं और कुछ ही लोग हैं जो उन्हें गुमराह कर रहे हैं। तो इसके आगे मैं क्या कहूँ आपका। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अपनी पत्नी के साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नारी शक्ति वंदन मुद्दे पर किया पलटवार। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष पर साधा निशाना। भाजपा महिला मोर्चा ने महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष के खिलाफ किया जमकर प्रदर्शन।
और नोएडा श्रमिक आंदोलन पर दमन रोकने की मांग को लेकर सपा ने सौंपा ज्ञापन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।